मेरा नाम है मलिक उमर हबीब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें हम पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप कोई सर्विसेज या गुड्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसकी पेमेंट के वक्त आपने कितनी विदहोल्डिंग करनी है, क्या आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सब सेक्शन 1 में वो बात कर रहा है एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन मेकिंग पेमेंट इन फुल और पार्ट इंक्लूडिंग अ पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस टू रेजिडेंट पर्सन। मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल अगर वो पेमेंट कर रहा है, चाहे फुल पेमेंट कर रहा है या पार्शियल पेमेंट कर रहा है या वो एडवांस में कर रहा है या एक्रूवल्स में कर रहा है, वो विद होल्डिंग करेगा। कितनी करेगा, किस चीज़ पे करेगा? इसमें सबसे पहला पॉइंट ए है फॉर द सेल ऑफ गुड्स except where payment is less than 75,000 rupees in aggregate during a financial year। अच्छा जी, पॉइंट ए में वो ये कह रहा है कि अगर आपने गुड्स खरीदनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ए है जो एक कंपनी से गुड्स खरीद रहा है। अगर तो उसका ये एजम्पशन है कि मैंने इस कंपनी से 75,000 से लेस की ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो वो विद होल्डिंग नहीं करेगा। अगर उसकी वो ये अज्यूम करता है कि मेरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एनुअली 75,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो तब उसने उस पूरी अमाउंट पे जो भी वो सेल परचेज करेगा उस पे उसने विद होल्डिंग करनी है। कैसे करनी है, कौन सा रेट है, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ते हैं। आगे पॉइंट बी में वो कह रहा है फॉर रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एक्सेप्ट where payment is less than 30,000 rupees in aggregate during financial year। जब ऊपर हमने सेल ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे एग्रीगेट उसने 75,000 बताया था हमें। लेकिन पॉइंट बी में जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि अगर आप सर्विसेज किसी को दे रहे हैं तो तब आपने ये जूम करना है कि अगर तो आपकी जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो 30,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उस पर विद होल्डिंग करनी है। अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि वो कम होगी 30,000 से एनुअली, तो उस पर कोई विद होल्डिंग नहीं है। ठीक है, आगे पॉइंट सी में बात हो रही है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड बाय स्पोर्ट्स पर्सन बट नॉट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स or rendering or providing of services shall at the time of making the payment deduct tax from gross amount payable at the rate specified in division 3 of part 3 of first schedule। अच्छा जी, पार्ट सी में वो बात कर रहा है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी स्पोर्ट पर्सन के साथ, लेकिन ये जो ऊपर वाले दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, इनको निकाल के, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल के बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल के तौर पे हमें बता भी दिया है कि जिस तरह एक स्पोर्ट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे आपने विद होल्डिंग करनी है उन रेट्स पे जो स्पेसिफाइड है इन डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो चलिए हम अब भी जो है वो हम रेट्स को देखते हैं कि कौन से रेट इन पे लागू होते हैं। मैंने ऑलरेडी इनको ओपन किया हुआ है, तो जी डिवीजन 3 में हम आगे पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट रिफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1। क्लॉज ए की बात हो रही है जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स थी। शैल बी इन केस ऑफ सेल ऑफ राइस, कॉटन सीड्स और एडिबल ऑयल्स 1.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल। मतलब इन केस ऑफ अगर आप सेल ऑफ राइस कर रहे हैं या कॉटन सीड या कोई भी एडिबल ऑयल्स की सेल हो रही है तो उस पर 1.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है ग्रॉस अमाउंट, उस पर आपने 1.5% विथहोल्डिंग करनी है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टोल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, टोल मैन्युफैक्चरिंग वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो एक दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल
लेती हैं और उनको मैन्युफैक्चर करके जिस कंपनी से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया होता है उनको वापस कर देती हैं। मतलब इनका मेनली काम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का होता है। ये थर्ड पार्टी से माल उठाती हैं और जो माल वो उठाती हैं वो थर्ड पार्टी का ही होता है। ये इनका काम मेनली सिर्फ ये होता है कि ये इनको मैन्युफैक्चरिंग करके एक फिनिशिंग प्रोडक्ट बना के देती हैं। सिर्फ मेनली काम इनका ये होता है टोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। अच्छा जी, इन केस ऑफ अ कंपनी 9% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल फॉर टोल मैन्युफैक्चरिंग and 5% of the gross amount payable in case of other than toll manufacturing। अच्छा, पॉइंट वन में वो कह रहा है कि अगर एक टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसके ग्रोस अमाउंट पेबल पे 9% विद होल्डिंग है, ठीक है। और 5% होल्डिंग है अगर वो सिर्फ टोल मैन्युफैक्चरिंग है और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है वो। पॉइंट टू में आते हैं, इन केस अदर देन अ कंपनी 11% of the gross amount payable for toll manufacturing and 5.5% of the gross amount payable in other than toll manufacturing। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है, अच्छा सॉरी, पॉइंट वन में वो बात कर रहा है कि अगर तो टोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस पर 9% विद होल्डिंग होगी, उसकी अमाउंट जो पेबल है उस पर 9% विद होल्डिंग होगी, ठीक है। और इन केस अदर देन टोल मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अगर वो टोल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है, तो उस पर 5% विद होल्डिंग होगी। पॉइंट टू में वो बात कर रहा है, इन केस अदर देन अ कंपनी 11% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल फॉर टोल मैन्युफैक्चरिंग। अगर तो टोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर 11% विद होल्डिंग है, ठीक है। एंड 5.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन अदर देन टोल मैन्युफैक्चरिंग। और टोल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो है वो अगर वो भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर भी 5.5% विद होल्डिंग है। यहाँ ये जो पॉइंट वन है ना, इसमें बात हो रही है टोल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है, और अदर देन टोल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी रजिस्टर्ड है लेकिन टोल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह की, ठीक है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ की जो अपने ही माल को जो है वो मैन्युफैक्चर खुद ही करते हैं, उनकी बात हो रही है जो कि कंपनी रजिस्टर्ड भी हैं। लेकिन पॉइंट टू में वो बात कर रहा है कि ऐसी टोल मैन्युफैक्चरिंग या अदर कंपनीज जो कि ऐसी सीपी के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू में बात करते हैं, द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट रिफर टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 शैल बी। अच्छा, इस पॉइंट टू में वो बात कर रहा है क्लॉज बी की, जिसमें हमने सेल ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। अच्छा, उसमें वो कह रहा है कि 6% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फ्राइट फॉरवर्ड सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज। मतलब ये जो सारी उसने लिस्ट दे दी है हमें, ये वाली जो सर्विसेज है ना, इन पे 6% विद होल्डिंग होगी इनकी ग्रॉस ग्रॉस अमाउंट पे। अच्छा, ये भी उन्हीं उसी के साथ एग्जांपल्स हैं। प्रोवाइडेड दैट द रेट ऑफ टैक्स शैल बी 4% इन केस ऑफ आईटी सर्विसेज एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। अच्छा, जो आईटी सर्विसेज है ना या आईटी से रिलेटेड कोई सर्विसेज है तो उन पे 4% है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो मेनली बात हुई है एडवर्टाइजर सर्विसेज की, उसके बाद शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है। नीचे वो कह रहा है कि जो आईटी से रिलेटेड सर्विसेज है ना उन पे 4% विद होल्डिंग होगी, ठीक है, एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 2। अब पॉइंट टू पे आते हैं, इन केस ऑफ रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज अदर देन सब पैराग्राफ 1 शैल बी 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल। मतलब ये जो सर्विसेज है ना सब पैराग्राफ 1 की, इनको छोड़ के जो सर्विसेज रह गई हैं उन पे 15% विद होल्डिंग होगी। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन
making payment to electronic and print media for advertising services, the rate shall be 1.5% of the gross amount payable. कोई एड्स अगर आप लगाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसकी पेमेंट में 1.5% विद होल्डिंग होगी। अच्छा, यहाँ पे एक मेनली क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या एक इंडिविजुअल विद होल्डिंग कर सकता है? तो उसका आंसर ये है कि इंडिविजुअल जो है वो विद होल्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट की जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, उसको मीट नहीं करता। ठीक है, किसी की पेमेंट को विदहेल्ड करने के लिए और से एफपीआर को पे करने के लिए आपको विद होल्डिंग एजेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कंपनीज जो एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, वो एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही विद होल्डिंग एजेंट्स होती हैं। ठीक है, अदर देन कंपनीज हम बात करें अगर, तो सोल प्रोवाइडर्स या एओपीज की, उनके केस में अगर उनका जो रेवेन्यू है सेल है एनुअल, वो 100 मिलियंस को क्रॉस करती है, तो तब वो विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो भी विद होल्डिंग नहीं करेंगे। तो ये विद होल्डिंग करने के लिए आपका विद होल्डिंग एजेंट होना ज़रूरी है। आप एज एन इंडिविजुअल जो है वो विद होल्डिंग नहीं कर सकते। जिस तरह बैंक्स है, जब आप बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो बैंक जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन पे एक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है। अब वो बैंक इसीलिए डिडक्ट करता है क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट है। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, पॉइंट 3 में आ गए हम। द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम अ पेमेंट रिफर टू इन क्लॉज सी। क्लॉज सी में हमने सर्विसेज को, सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे जो सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स के अलावा होते हैं। इसमें वो कह रहा है इस पे विद होल्डिंग होगी 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट पेएबल इन केस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन। In case of a company, 7.5% of the gross amount payable, and in any other case, 8% of the gross amount payable. यहाँ पे 3 रेट उसने हमें बता दी हैं कि अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, उसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको पेमेंट करते वक्त आपने 15% विद होल्डिंग करनी है। इन केस ऑफ कंपनी है तो 7.5% विद होल्डिंग है। ग्रोस अमाउंट पे, ग्रोस अमाउंट कहते हैं कि जो नेट एक्सपेंसेस को है, मतलब उसमें एक्सपेंसेस आप निकाल के, सॉरी, एक्सपेंसेस निकालने का मतलब है कि एक्सपेंसेस से पहले, जिस तरह होता है ना कि आप सेल्स करते हैं ना, तो सेल में से एक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है, उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि ये सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड है सेल के साथ, इसमें से अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अभी डिडक्ट नहीं हुए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से पहले वाला जो अमाउंट है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट पे 15% विद होल्डिंग है, 7.5% विद होल्डिंग है इन केस ऑफ कंपनी, एंड इन एनी अदर केस 8% विद होल्डिंग है। द रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड फॉर अ पेमेंट रेफर टू इन सेक्शन 2A। अच्छा, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, तो चलते हैं सेक्शन 2A की तरफ, पहले इसको पढ़ते हैं। अच्छा, सब सेक्शन 2 आ गया। एवरी एक्सपोर्टर or an export house making a payment in full or part, including a payment by way of advance to a resident person or permanent establishment in Pakistan of a non-resident person for rendering of or providing services of stitching, dyeing, printing, embroidery, washing, sizing, and weaving shall, at the time of making payment, deduct tax from the gross amount payable at the rate specified in Division 4 of Part 3 of the first schedule। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 में वो बात कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल जो कि एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड है या कोई एक्सपोर्ट हाउस है, अगर वो, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे प्रोवाइड करे स्टिचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी की सर्विसेज, उस पर जब वो उसे पेमेंट करेगा एक पाकिस्तान रेजिडेंट को जो कि यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उस पे वो उस रेट पर डिडक्शन करेगा जो कि डिवीजन 4 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल में है। तो आइए अब हम इनको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। डिवीजन 4 की तरफ चलते हैं।
डिवीजन 4 आ गई एक्सपोर्टर, यहाँ पे आप देख रहे हो डिवीजन 4 पे नीचे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट्स। The rate of tax to be deducted under subsection 1, 3, 3A, 3B, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है, पॉइंट 3 है हमारा। The rate of tax to be deducted under subsection 2 of section 153 shall be 1%। वो जो पेमेंट करेगा उसकी 1% उसने विदहोल्डिंग करनी है। अच्छा जी, सब सेक्शन 2A की तरफ चलते हैं। Notwithstanding the provision of subsection 1, notwithstanding का मतलब है बावजूद इसके जो सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजंस हैं उनके अलावा, मतलब इनको निकाल के जो सबसेक्शन 1 है ना, सबसेक्शन 1 ये आ गया, इसमें जो 3 प्रोविजंस हैं इनके अलावा बात हो रही है। एवरी पेमेंट इंटरमीडियरी at the time of processing payment through digital means on behalf of a seller of digitally ordered goods or services through locally operated e-commerce platforms, and every courier business providing courier services, collecting cash from a buyer under cash on delivery payment terms on behalf of a seller for the supply of digitally ordered goods and services through e-commerce platform including websites। अच्छा, इन 2 पॉइंट पे बात हो रही है। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कोई चीज़ परचेज करते हैं तो इंटरमीडियरी उस इंडिविजुअल को बोला जाता है जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करता है, और जो जिससे आप चीज़ें परचेज कर रहे हो उसको पेमेंट करता है, उसको कहते हैं इंटरमीडियरी। मतलब दरमियान वाला जो पर्सन होता है जो आपसे पेमेंट लेके दूसरे को देता है, चाहे आप एक बैंक के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे इंटरमीडियरी हो गया बैंक। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो जिस कोरियर इंडिविजुअल को, पर्सन को आप पेमेंट करते हो उसको इंटरमीडियरी हम कह सकते हैं। अच्छा, इन दोनों केसेस में shall tax deduct from the gross amount payable to seller at the rate specified in 4A of part 1 of the first schedule। तो हम चलते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 और डिवीजन 4A पे। अच्छा, इसको ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है जी। हम आगे डिवीजन 4A पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था। मैंने कुछ पहली वीडियोस में इसको ओपन करने का तरीका भी बताया था, तो आप वो देख सकते हैं, या इसके एंड पे मैं दोबारा आपको एक दफ़ा बता दूंगा। अच्छा, डिवीजन 4A में वो कह रहा है रेट ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। The rate of tax imposed under Section A on payment of digitally ordered goods or digitally delivered services through e-commerce platforms, including websites, shall in case of payment through digital means or banking channels by payment intermediary at the rate of 1% of the gross amount paid or payable, cash on delivery by courier services at the rate of 2% of the gross amount payable। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना पॉइंट 1 में, यहाँ पे इंटरमीडियरी जो है वो बैंक है, क्योंकि आप एक वेबसाइट के थ्रू खरीद रहे हो और आप उसी वेबसाइट के थ्रू में भी क्रेडिट कार्ड या इजी पैसा या बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो डिजिटल मीन है पेमेंट का उस पे 1% विद होल्डिंग है, ठीक है। वाइल इन केस 2 जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है तो उसमें 1%, सॉरी इस पे 2% विद होल्डिंग है। अच्छा जी, सब सेक्शन 3 में वो बात कर रहे हैं द टैक्स deductible under subsection 1 and under subsection 2 of this section on the income of a resident person or shall be minimum tax provided that। अच्छा, मिनिमम टैक्स वो होता है कि जो आपने गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, ठीक है। उससे अगर कम अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप को टैक्स पे करना है 50, लेकिन आपका जो मिनिमम टैक्स है वो है 70,
तो अब आपको 50 नहीं पे करना, आपको 70 जो टैक्स है वो पे करना है, ठीक है। तो ये मिनिमम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम इंशाल्लाह आने वाली कुछ क्लासेस में इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। अभी जस्ट सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए आपको ये बात मैंने समझाई। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट अ टैक्स डिडक्टेड under clause A of subsection 1 shall not be minimum tax where payments are received on sale or supply of goods by a company being a manufacturer of such goods, public company listed on registered stock exchange in Pakistan. अच्छा जी, वो कह रहा है कि क्लॉज ए, सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए जिसमें हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स के बारे में, तो सेल ऑफ गुड्स के बारे में जब बात की तो वहाँ पे जो विदहोल्डिंग हुई, जो टैक्स पे हुआ, वो मिनिमम टैक्स नहीं होगा इन केस ऑफ कंपनी जो जिसने जिसने खुद वो गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं, ठीक है, और वो पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। इन दो केस में वो मिनिमम टैक्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट सी में वो कह रहा है टैक्स डिडक्टेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 shall be adjustable if payment are received by a public company listed on a registered stock exchange in Pakistan on account of execution of contract। अच्छा, क्लॉज सी में हमने पढ़ा था जो सर्विसेज और सेल ऑफ गुड्स के अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट विद अ स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ये कह रहा है कि वो एडजस्टेबल टैक्स है। एडजस्टेबल टैक्स होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख इनकम है, तो आप 1 लाख इनकम पे आपने 10,000 टैक्स देना है, ठीक है, और एडवांस टैक्स ऑलरेडी आपने 2 से 3 हज़ार दिया हुआ है। अब वो जो 7,000 मजीद आपने पे करना है ना, वो ये जो अगर आपका यहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाएगा उस टैक्स में, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है आपका रिफंड हो जाए। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि एडजस्टेबल टैक्स। थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं, ये बार बार आप रिवाइज करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। वैसे जी पॉइंट 4 सिर्फ रीडिंग के लिए है, इसमें उसने कमीशन की कुछ पावर्स बताई हैं कि कमीशन अगर चाहे तो वो जो मिनिमम टैक्स का है उसको लेस कर सकता है, या जिन पे नहीं लागू होता उसमें मिनिमम टैक्स ले सकता है। डिफरेंट चीज़ें जो आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए हैं। अच्छा, मज़ीद एक चीज़ जो रह गई है, वो स्टार्ट में आपको याद होगा तो हमने प्रिस्क्राइब पर्सन पढ़ा था सबसेक्शन 1 में, यहाँ पे एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन। तो कुछ पहले भी वीडियोस में हर सेक्शन में वो कुछ प्रिस्क्राइब पर्सन को डिफाइन करता है कि इस सेक्शन के मुताबिक कौन से ऐसे पर्सन है जो प्रिस्क्राइब पर्सन हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो कह रहा है in this section prescribed person means federal government, a company, an association of person constituted by or under law, a non-profit organization, a foreign contractor or consultant, a consortium or joint venture, an exporter or an export house, an association of persons, AOP नॉर्मली हम जिनको कहते हैं, टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव। अच्छा, मैंने आपको अगर वीडियो आपने पूरी देखी हो तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि अगर AOP या सोल प्रोप्राइटर्स का 100 मिलियन से रेवेन्यू क्रॉस करता है तो तब वो विद होल्डिंग एजेंट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप, उसने ये बताया हुआ है हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव, ठीक है, एन इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर 100 मिलियन और अबव। यहाँ पे भी उसने सोल प्रोप्राइटर्स का भी बता दिया। A person registered under Sale Tax Act 1990, a person deriving income from business of construction or sale of residential, commercial or other buildings। अच्छा, ये एक लिस्ट है, उसने हमें बता दी प्रिस्क्राइब पर्सन्स की। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इस वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि आप कैसे तलाश कर सकते हैं डिवीजन 1 फर्स्ट कैजुअल और इन चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे आप आए तो ये सेक्शन की लिस्ट आ गई,
कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास। इसके एंड पे अगर आप जाएं, ये सेक्शन बनते हैं जी, एंड वाला 242 सेक्शन है। इसके बाद ही शुरू हो जाता है फर्स्ट कैजुअल। फर्स्ट कैजुअल का आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पार्ट 1। पार्ट 1 का आ गया डिवीजन 1, पेज 475 पे। उसके बाद डिवीजन 1 ए 1 बी है, ये लिस्ट चलती है जी। फिर आ जाता है हमारे पास पार्ट 2। फिर पार्ट 2 ए आ गया, पार्ट 3 बी आ गया। इस तरह आप यहाँ से आप इनको पेज नंबर देख के तो आप रेलिवेंट पार्ट पे या रेलिवेंट डिवीजन पे आप जा सकते हो। वहाँ से जाके आप अपने जो स्पेसिफाइड रेट्स दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।